हेलो गाइस, हम लोग अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स किए थे जिसमें हमने कैपिटल किया था, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, अकाउंट्स, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी और असेट्स के बारे में पढ़ा था। हम अब आगे करने जा रहे हैं जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट आज हम करेंगे वो है हमारी लायबिलिटी। लायबिलिटीज़ क्या होती है? लायबिलिटीज़ को आप नॉर्मल वे में कह सकते हो कर्जा। बिजनेस के ऊपर जो कुछ भी कर्जा है, जो बिजनेस को किसी को पे करना है, वो बिजनेस की क्या है? लायबिलिटी है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं क्या इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ऑब्लिगेशंस विच अ बिजनेस owes to others, कि वो उत्तरदायित्व या फिर वो कर्जे जो किसी बिजनेस को किसी को देने हैं, किसी दूसरे को देने हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? लायबिलिटीज। ठीक है जी। लायबिलिटीज जैसे मान लीजिए एक फर्म है XABC, इसने मिस्टर राम से रॉ मटेरियल खरीदा है। रॉ मटेरियल इसने बाई किया है 500 रुपए का। तो ये जो और वो भी उधार में बाई किया है, मतलब क्रेडिट में बाई किया है, उधार में। तो भाई अब फर्म को क्या करना पड़ेगा? इसको पेमेंट करनी है 500 रुपए की। अब जब तक पेमेंट नहीं करेगा तब तक जो मिस्टर राम है वो क्या कहलाएगा? ये इस फर्म की लायबिलिटी कहलाएगी। ठीक है जी। तो जो लायबिलिटी होती है वो दो टाइप की होती है। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है जी। इनको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है टाइम के अकॉर्डिंग, करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। दोनों को सेम टाइप में, दोनों को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, करंट लायबिलिटी की फॉर्म में एंड नॉन करंट लायबिलिटी की फॉर्म में। अब होते क्या है, पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर ये कर लेंगे। तो देखो जी, करंट लायबिलिटी क्या होता है? जिसकी पेमेंट, वो लायबिलिटी जिसकी पेमेंट हमें करनी होगी विदिन 1 ईयर, जिसको हमें एक साल के भीतर, विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर हमें जिसकी पेमेंट करनी होगी वो करंट लायबिलिटी कहलाएगी। और जिसकी पेमेंट हमें करनी है कब? आफ्टर 1 ईयर, या फिर कह सकते हो फॉर मोर देन 1 ईयर। जिसकी पेमेंट हमें एक साल के बाद करनी है, लंबे समय में 2 साल, 3 साल, 5 साल में जिसकी पेमेंट करनी है वो हमारी क्या कहलाती है? नॉन करंट लायबिलिटीज। इसी तरीके से जिसकी पेमेंट आपने करनी हो कब? विद इन 1 ईयर, और जिसकी पेमेंट आपने करनी हो मोर देन 1 ईयर में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी। तो करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में फर्क पता लग गया। अब करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल। देखिए जी, बिजनेस में लोग जो हैं इंटरनली और एक्सटर्नली जुड़े होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर। क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर। मैंने शेयर होल्डर नहीं कहा है, मैंने कहा स्टेक होल्डर। जिसका किसी भी बिजनेस में किसी भी रूप में इंटरेस्ट हो, स्टेक होल्डर कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये फर्म है, तो इससे दो टाइप से लोग जुड़े होंगे, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। तो जो इंटरनली होंगे वो कैसे? मान लीजिए हमारा बिजनेस है, अब इसमें इंटरनली कैसे होंगे लोग? इंटरनली कौन कौन होंगे? इंटरनली बिजनेस से जुड़े हुए लोग होंगे जो उसका ऑनर होगा, जो उसकी मैनेजमेंट होगी, जो उसको मैनेज कर रही है बिजनेस को, उसके एम्प्लॉयर्स होंगे। इसी तरीके से, सॉरी एम्प्लॉयर्स नहीं, एम्प्लॉयज, जो इसके एम्प्लॉयज होंगे। ऐसे ही बिजनेस से कुछ लोग एक्सटर्नली भी जुड़े होते हैं। ये लोग कौन कौन से हैं? जैसे इसके कस्टमर्स हो गए,
फिर जो लोग इसके सप्लायर हो गए, जो लोग इसके जैसे गवर्नमेंट हो गई, मीडिया एंड इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाते हैं। अब देखिए जी, बात ऐसी है कि ओनर किस लिए जुड़ा होगा? प्रॉफिट के लिए। मैनेजमेंट अपने परफॉर्मेंस देखने के लिए। एम्प्लॉइज सैलरी के लिए, बोनस के लिए, वेजेस के लिए। कस्टमर किस लिए जुड़े होंगे? अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए। भाई सप्लायर, भाई इसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते होंगे, उनसे पेमेंट लेते होंगे। गवर्नमेंट टैक्स के लिए। मीडिया देखने के लिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में। और फिर क्या है? इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स किस लिए जुड़े होंगे? भाई कंपनी को कर्जा देना है कि नहीं देना है, कंपनी में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। अब लायबिलिटी का मतलब क्या है? अगर बिजनेस को इनमें से किसी को पैसा देना है तो वो क्या कहलाएगा? इंटरनल लायबिलिटी। और अगर बिजनेस को इनमें से किसी को पैसा देना है तो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है, तो जो पैसा बिजनेस को विद इन बिजनेस पे करना होता है, जैसे मान लीजिए भाई एम्प्लॉइज की सैलरी बाकी है 2 महीने की, 2 महीने से पेमेंट नहीं की है, तो ये जो 2 महीने की सैलरी होगी पेमेंट नहीं की, ये क्या कहलाएगा? बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है जी। ऐसे ही मैनेजमेंट को नहीं दिया, प्रॉफिट नहीं दिया, ये सब चीजें क्या कहलाएंगी? इंटरनल लायबिलिटीज। ऐसे ही ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो ये इंटरनल लायबिलिटीज हैं। भाई कैपिटल मान लो ओनर ने इसमें पैसा लगाया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट चाहिए उसको, वो पैसा नहीं दिया अभी तक बिजनेस ने, तो वो जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? इंटरनल लायबिलिटी। ऐसे ही मान लीजिए सप्लायर ने कुछ कुछ सामान सप्लाई किया है उधार में, अब अभी तक पेमेंट नहीं की है, तो ये जो पेमेंट करनी है, ये जो लायबिलिटी होगी, ये क्या होगी? एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब ये टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा कि ये कैसी लायबिलिटी है। अगर सप्लायर 2 साल 3 साल बाद पैसे लेता है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्सटर्नल है और नॉन करंट लायबिलिटी है। अगर वो 1 साल के भीतर पेमेंट के लिए कहता है मतलब एक एक्सटर्नल है और करंट लायबिलिटी है, तो ये डिपेंड करता है। तो ठीक है जी, एक्सटर्नल करंट लायबिलिटी क्या होता है पता चल गया आप लोगों को, नॉन करंट क्या होता है पता चल गया होगा आप लोगों को। इंटरनल जो विद इन द बिजनेस पेमेंट करनी हो, एक्सटर्नल जो बिजनेस से बाहर पेमेंट करनी हो, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके बाहर पेमेंट करनी हो एक्सटर्नल, बिजनेस के भीतर पेमेंट करनी हो इंटरनल। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं हम। ये थी हमारी लायबिलिटी के बारे में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आते हैं बिजनेस के रिसिप्ट्स और पेमेंट के। उससे पहले इन्हीं के बारे में कुछ चीज पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले जो होगा ट्रेड रिसीवेबल्स। जो ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे ये आपके असेट्स होते हैं। असेट्स मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी है जिसको आप कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है जी। अब ये होते क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स वो लोग होते हैं जिनको हमने गुड्स उधार में बेचा है, जिनसे पैसे लेने हैं, वो क्या कहलाते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स। दोज पर्सन्स टू whom goods are sold on credit and payment is to be received। जो अभी तक पेमेंट रिसीव करने बाकी है। ये 2 होते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं डेटर्स। क्या होते हैं? डेटर्स। दूसरे होते हैं बिल्स रिसीवेबल। ठीक है जी। तो डेटर्स ध्यान रखना, बिल्स रिसीवेबल दोनों के दोनों क्या हैं? दोनों मिलके क्या बनते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स। ये दोनों लोग वे लोग होते हैं जिनको हमने सामान बेच दिया है उधार में और इनसे अभी तक पैसे मिले नहीं है, पैसे मिलने वाले हैं। तो ये हमारे क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स। और ये हमारे क्या है? असेट्स हैं। नॉर्मली हम इनको विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट करवा लेते हैं। किसी को हमने उधार बेचा है सामान तो मैक्सिमम 1 महीने 2 महीने के लिए बेचा होता है, उसके बाद हम उससे पैसे रिसीव कर लेते हैं, अमाउंट रिसीव कर लेते हैं। तो इसलिए ये
असेट्स में कौन सी कैटेगरी में जाएगा, करंट असेट्स की कैटेगरी में जाएगा, जिसको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट करवा लेते हैं। डेटर्स और बिजनेस में दोनों में फर्क कुछ भी नहीं होता है, बस फर्क ये है कि ये वो लोग होते हैं जिनको हम जानते हैं, जिनसे हम सामान बेच देते हैं, लेकिन उनसे कुछ लिखवाते नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने सामान बेचा है, उससे बिल लेते हैं कि आप इतने दिनों बाद पेमेंट करोगे, लिख के दो। ठीक है जी, इसके बारे में हम अलग से एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा भी डिटेल, थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए कि डेटर्स सिंपली जिससे हम कुछ नहीं लिखवाते, सिंपल उधार सामान दिया, पेमेंट अपने आप जब दे देगा। बिल रिसीवेबल वो होता है जिसको हम नॉर्मली जानते नहीं है, भाई हमने सामान बेच दिया, उनसे लिखवा लिया कि आप कितने दिनों बाद पेमेंट करोगे। ठीक है जी। इसी तरीके से एक और होता है इसका उल्टा, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स कौन होते हैं, बिल्कुल इसका उल्टा है। भाई ये वो असेट था तो ये क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। वो आपकी प्रॉपर्टी थी तो ये आपका कर्जा हो गया। ये कौन से होते हैं, दोज पर्सन्स फ्रॉम whom goods are purchased on credit, जिससे हमने सामान उधार में खरीदा है, एंड पेमेंट इज टू बी मेड। ठीक है जी, जिनसे हमने सामान खरीदा है उधार में, जिससे हमने सामान उधार में खरीदा है, जिनको पेमेंट करनी है, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे ट्रेड पेबल्स। ये होते हैं आपके क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स। ठीक है जी। अब देखिए इसको समझिए कैसे है। मान लीजिए राम ने करण को सामान सेल किया है 500 रुपए का क्रेडिट में, तो राम के लिए, भाई राम ने सेल किया है तो राम को पैसा रिसीव होना है, तो राम के लिए करण क्या होगा, डेटर्स। राम के लिए करण क्या होगा, डेटर। भाई ये वो बंदा है जिसको राम ने उधार में सामान बेचा है, जिससे पेमेंट रिसीव करनी है। कौन रिसीव करेगा, राम रिसीव करेगा। तो राम के लिए करण क्या है, डेटर्स। राम जो है करण को अपने डेटर्स में दिखाएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से जो करण है, करण ने क्या किया है, सामान खरीदा है। भाई खरीदा है, जो जब हम उधार में खरीदते हैं तो जिससे खरीदते हैं वो हमारे क्या होंगे, ट्रेड पेबल्स। तो करण ने खरीदा है तो करण को पेमेंट करनी पड़ेगी, उधार में खरीदा है तो बाद में पेमेंट करेगा। तो करण के लिए राम क्या है, लायबिलिटी है, पेमेंट करनी पड़ेगी। तो करण के लिए जो राम है ये बन जाएगा क्रेडिटर्स। ठीक है जी, समझ में आया ये बात। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब करने जा रहे हैं हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे जिसका नाम है गुड्स। गुड्स मतलब विच आर purchased for resale purpose, जिसको हमने रीसेल करने के लिए खरीदा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक क्लॉथ्स का शोरूम है, तो क्लॉथ्स के शोरूम में जो क्लॉथ्स होंगे वो किस लिए होंगे, दीज आर फॉर रीसेल पर्पस, देन इट विल बी कॉल्ड गुड्स। क्या कहेंगे इसको हम, गुड्स कहेंगे। ऐसे ही मान लीजिए जो स्टेशनरी शॉप है,
स्टेशनरी की शॉप में जो भी पेन पेंसिल पड़ा होगा, जो भी सामान पड़ा होगा, वो क्या कहलाएंगे? गुड्स कहलाएंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से कुछ भी चीज ले लीजिए, शूज के शोरूम्स हैं, तो इसमें जो शूज पड़े हुए हैं ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये हमारे कहलाएंगे गुड्स। ठीक है जी। तो ये है गुड्स का एक एग्जाम्पल। ठीक है जी।